अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम राइट एंगल के साथ मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, कल का अदालती फ़ैसला कि जिसमें ये हुक्म जारी हुआ कि जो गवर्नर की तरफ से हुक्मनामा जारी हुआ था, जो डी नोटिफाई किया गया था चीफ मिनिस्टर पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब को, उसको सस्पेंड किया गया है टिल द नेक्स्ट हेयरिंग विच इज़ ऑन द 11th of January 2023। और ये सब तब हुआ कि जब चीफ मिनिस्टर पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब की तरफ से एक डिक्लेरेशन, एक अंडरटेकिंग उनकी तरफ से दी गई, और उस अंडरटेकिंग में ये कहा गया कि आई चौधरी परवेज़ इलाही चीफ मिनिस्टर पंजाब अंडरटेक दैट इफ द गवर्नर्स ऑर्डर इज सस्पेंडेड and chief minister and cabinet restored to its original position, I shall not advise the governor to dissolve the assembly till the next date of hearing। और इस फैसले के बाद अब सवाल ये पैदा होता है कि व्हाट नेक्स्ट, क्या अब जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है उसको, जिस तरह वो मंजूर भट्टू केस का हवाला दिया जाता रहा है कि क्या 10 रोज़ तक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया जाएगा, क्योंकि मोहनिस इलाही साहब ने कल के इस फैसले के बाद ऐलान किया कि हम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेंगे और उसके फ़ौरन बाद हम असेंबली को तहलील कर देंगे। दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने कुछ सहाफ़ियों से मुलाकात की और उस मुलाकात में उनका ये कहना था कि इस्टेब्लिशमेंट एक हकीकत है और KPK की असेंबली को भी तहलील करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो क्या हम अब ये समझें कि इमरान खान साहब ने डेवलपिंग सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए ये फ़ैसला किया है कि असेंबली को अब, और KPK को और पंजाब की असेंबली को अब तहलील नहीं किया जाएगा और इसी तरीके से मामला आगे बढ़ेगा, क्योंकि अगर इस मामले को हम 10 रोज़ आगे भी ले जाएं तो फिर जो इलेक्शंस का फार्मूला था, जो इमरान खान साहब की ख्वाहिश थी, जो उनकी कोशिश थी, वो था कि अप्रैल से पहले, मार्च में यानी कि रमज़ान से पहले इलेक्शंस हो जाएं और ये मामला KPK का और पंजाब का उन इलेक्शन से हल हो जाए, फिर 5 साल के लिए एज़ ही वाज एक्सपेक्टिंग कि उनकी हुकूमत कायम हो जाए। लेकिन अब जब चूंकि ये डिले है, तो डिले के बाद ये मामला फिर कहीं अप्रैल के एंड में या मई में जाएगा, रमज़ान के बाद। और इमरान खान साहब ने कुछ दिन पहले ये भी कहा था कि उनसे ये पूछा गया कि इतलात आ रही हैं कि आप फरवरी में असेंबलियों को तहलील करेंगे और जाकर कहीं मई में इलेक्शंस होंगे। तो खान साहब का ये कहना था कि अगर जाकर मई में ही इलेक्शंस होने हैं तो फिर वो अक्टूबर तक मैं इंतज़ार कर लूँ, फिर उसमें मज़ीद क्या है, रुक जाते हैं कुछ अरसा और। तो आज के प्रोग्राम में जी हम इसी हवाले से बात करेंगे कि मुल्क के लिए क्या बेहतर है, मुल्क के जो अभी दरपेश मसाइल हैं वो कैसे हल होंगे, जिसमें इकॉनमी का मसला है, पावर क्राइसिस भी है और परेशानी हर किसी के लिए है। अवाम को रिलीफ चाहिए, अवाम को रिलीफ अब तक उस तरीके से नहीं मिला है, और जो ये कन्फ्यूजन है, इस कन्फ्यूजन को कब ख़त्म किया जाएगा, क्योंकि इसकी वजह से हर सेक्टर जो है वो इस पे इफेक्ट उसका ले रहा है। आज के प्रोग्राम में जो डिस्कशन के लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से फिरदौस शमीम नकवी साहब ने, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। PMLN से हमें ज्वाइन किया राना एहसान अफजल साहब ने। राना साहब, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन द शो टुनाइट। और सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार साबिर शाह साहब ने हमें ज्वाइन किया। साबिर शाह साहब, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले राना एहसान अफजल साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हुए पहला सवाल आपसे ये कि क्या आप समझते हैं कि कल का जो अदालती फ़ैसला था उसमें इंसाफ के तकाजे पूरे हुए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं समझता हूँ कि जो लाहौर हाई कोर्ट है वो एक सुपीरियर कोर्ट है और जो भी फैसला उन्होंने किया वो सब पे लाजिम है कि अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन उसी तरीके से हो। देखिए, हमारा मौक़िफ़ तो बड़ा क्लियर था। हम समझते हैं कि ये जो इलेक्शंस पंजाब और KPK में अगर हो जाते हैं असेंबलियां डिसॉल्व होने की सूरत में, तो वो एक चीज हमें काबिल कबूल होगी, हम उसको वेलकम करेंगे, इलेक्शंस में जाएंगे, लेकिन वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में इजाफा करेंगे और जो इकोनॉमिक सिचुएशंस हैं वो इस चीज की मुतहम्मल नहीं है कि अभी इलेक्शंस हो। तो इसलिए हमने जो है वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस और नो कॉन्फिडेंस दायर किया था कि ये चीज जो है ये ना हो। तो अभी जो लाहौर हाई कोर्ट की जो जजमेंट आई है उसके अंदर ये बड़ा क्लियर है कि असेंबलियां तहलील नहीं होंगी। नंबर 1, ये एक हदफ था हमारा जो हम समझते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट ने इसको अपहेल्ड किया। दूसरा हदफ था कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाए, वो भी जो है उसकी भी रिकमेंडेशन आ गई। तो मैं तो समझता हूं कि ये एक अच्छा फैसला है और जो है यही हमारी एक्सपेक्टेशन थी कोर्ट से कि जो गवर्नर साहब का जो फैसला था उसको इलीगल भी नहीं डिक्लेयर किया गया, वो भी जो मौक़िफ़ था हमारा ठीक रहा। तो मैं समझता हूं कि PMLN के लिए तो ये एक पॉजिटिव फैसला है और जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इमरान खान साहब फैलाना चाह रहे थे उसको ब्रेक लगे। ठीक, लेकिन राना साहब, अगर आप कह रहे हैं कि आप ये चाहते थे कि असेंबलियां तहलील ना हों, तो फिर क्या हम ये समझें कि ये सिर्फ असेंबलियां तहलील होने से रोकने के लिए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाया गया, वरना आपका हुकूमत का टेक ओवर करना, यानी कि हुकूमत का बदलना और आपका हुकूमत बनाना, ये आपका मकसद नहीं था?
देखिए, हम फर्दर इंस्टेबिलिटी नहीं फैलाना चाहते। हमारा पार्टी का जो मौकफ है कि हम इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में इजाफा नहीं करना चाहते। जो एक जिद इमरान खान ने पकड़ी हुई है, हठधर्मी है, एक तड़प है इक़्तिदार में वापस आने के लिए, और या जो अपने केसेस का जो डर है कि वो नाअहल हो जाएंगे, उससे पहले इलेक्शन हो जाए, वो जो एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी फैला रहे हैं, उनको वापस असेंबलियों में आना चाहिए। हमारा कतई ये मकसद नहीं था कि हम पंजाब को टेक ओवर कर लें और वहां हम अपनी गवर्नमेंट फॉर्म कर लें, लेकिन अगर ये सियासी अमल स्टार्ट हो गया है और ऐसा कोई चांस बनता है तो जरूर उसके अंदर कोई जो जमात है वो, लेकिन ये हमारा हदफ नहीं है, टारगेट नहीं। लेकिन राना साहब, हमारी डोंट कोई यू थिंक externality- इट्स फेयर इनफ ऑन पार्ट ऑफ इमरान खान साहब एज वेल, अगर आप कह रहे हैं कि जी वो इस वजह से करना चाह रहे थे कि ताकि जो उनके केसेस हैं वो उसमें उनकी पकड़ दकड़ ना हो, तो आपने भी तो हुकूमत इसीलिए बनाई कि आपके जो केसेस थे उनको मैनेज किया जाए, और वो कामयाबी से हुआ। ये देखें, ये तो एक चीज ब्लेम हमें, ये जो प्रोपेगेंडा है कि ये हमने, देखिए हमारे पास इस वक्त, एक मैं आपको टेक्निकल बात बताता हूँ, ये कहते हैं हमने नैब के कवानीन चेंज कर दिए, तो इनको तो शुक्र अदा करना चाहिए कि हमने नैब को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का आला बनाने से रोक दिया, वरना आज हम चाहते उसी कानून, हमारी तो गवर्नमेंट आ गई थी, हम उसी कानून के तहत इनको सारों को एसेट बियॉन्ड मींस के अंदर अंदर कर देते हैं। हमें तो सिर्फ ये कहना था अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, नैब के काले कानून के जरिए इनको अंदर कर दो। हमने ये नहीं किया। ये इस चीज को, इस अमल को, जो सियासी इंतकाम का अमल है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का, नैब को के चेयरमैन को ऑर्डिनेंस के जरिए नौकरी दे के ब्लैकमेल करके एक सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल करना, हमने इस अमल को रोक दिया। अब इसके ऊपर ये सियासत करें, लेकिन दूसरी तरफ एफआईए को एक्टिव कर दिया। नहीं, देखें, जो केसेस है एफआईए के अंदर वो काले कानून नहीं है जो कि आप 6-6 महीने 8-8 महीने इन्वेस्टिगेशन में एसेट बियॉन्ड मींस के ऊपर आप अंदर कर दें, ये चीजें एफआईए में नहीं है, नैब में थी। नैब को एक पॉलिटिकल आला के तौर पे इस्तेमाल किया जाता रहा पीटीआई के दौर में, वो हमने रोक दिया। तो ये एक हिस्टोरिकल अमल है कि जहां सियासी इंतकाम के लिए नैब अदारा एक इस्तेमाल होता था, वो नहीं होगा। मेरिट पे वो अपनी अकाउंटेबिलिटी करेगा। अब उसको कहें कि हमने अपने केसेस खत्म करा दिए, तो केसेस तो 4 साल थे इनके पास कि हमें ये इन्होंने जेलों में डाला, लेकिन अच्छा राना साहब, बिफोर आई गो टू फिरदौस शमीम नकवी साहब, आपने कहा ये नैब कानून में तरमीम, आपने वजूहात बयान की कि किस वजह से की गई, तो ये सब आपने सन 2013 से सन 2018 में क्यों नहीं किया? देखिए, करना चाहिए था। इस चीज को तो एडमिट कर चुकी है पीएमएलएन कि हमारी ये गलती है कि हमने ये नहीं किया, लेकिन तब मसला ये था कि तब पीएमएलएन इसको जो है एक सियासी आला के तौर पे नहीं इस्तेमाल कर रही थी, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए, ह्यूमन राइट्स वायलेशन के लिए नहीं इस्तेमाल कर रही थी। वो तो हमें तब पता चला कि जब हम ऑपोजिशन में आए और यहाँ पूरी क्यादत को अंदर कर दिया गया सियासी इंतकाम के लिए, ब्लैकमेल के जरिए नैब के चेयरमैन को ब्लैकमेल किया अंदर, तो फिर उसके बाद ये जरूरत बन गई और हमने बरमला कहा कि ये गलत। और हमने नहीं कहा, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, हाई कोर्ट्स ने भी कहा कि आप कवानीन को देखें, ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल हो रही है, ये पॉलिटिकल आला बन चुका है। कितने कमेंट्री है जुडिशरी की इस मामले में, तो हमने वो उसको, हम तो समझते हैं कि इनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि इनको हमने सारों को एसेट बियॉन्ड मींस पे अंदर नहीं किया। ठीक, फिरदौस शमीम नकवी साहब, कमिंग टू यू सर, आप अब अपने आप को, अपनी पार्टी को, वेयर डू यू सी इट? क्या आप समझते हैं कि अभी कल के फैसले के बाद और पिछले 2-3 दिन की डेवलपमेंट से यूर ऑन द बैक फुट? नहीं, देखिए, मैं जो लेट्स गिव द बैकग्राउंड कि मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है और इस पे यकीन भी रखती है कि ये जो पीडीएम की हुकूमत आई थी, ये इस मुल्क के लिए नुकसानदेह है, और किस तरीके से जो मसाइल की आगाही इन्हें करके अवाम के पास गए थे, मूवमेंट्स चलाई थी, लॉन्ग मार्च की थी कि महंगाई के खिलाफ है। हम ये कहते थे कि हमने डॉलर का बेड़ा पार करके रख दिया, तो उम्मीद सारी आवाम की इन्होंने ये बनाई थी कि महंगाई जो 9% थी उसको कम करके ये कम से कम आधी तो कर देंगे। ये तो किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि 3 गुना कर देंगे। वो जो डॉलर 100 हम उम्मीद कर रहे थे कि ये दोबारा कम से 104 पे नहीं लेके जाएंगे, 100 पे ले जाएंगे। वो इन्होंने 250 पे ऑफिशियल पहुंचाने वाले हैं और अनऑफिशियल तो पता नहीं 270 चल रहा है। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट, हर जो कुछ इकोनॉमिक इंडिकेटर है, इट्स ऑन द डाउन साइड। अच्छा, इनको सारी चीजें पता थी
कि तहरीक इंसाफ ने कितनी ज्यादा बर्बादी की है, तो 3-4 महीने, 1.5 महीने, 1.5 साल रुक जाते, ये सारी तबाहियां नजर आ जाती है। IMF के मसाइल को इतनी जल्दी हुकूमत में नहीं किया। हमारा क्लियर कट ऑब्जेक्टिव है कि वी वांट जनरल इलेक्शन इन द कंट्री एज सून एज पॉसिबल। ये जो हमने पंजाब के अंदर डिसोल्यूशन की और KP के डिसोल्यूशन की और नेशनल असेंबली के रेजिग्नेशन की बात जो की है, वो इसीलिए की है कि इनको फोर्स करें कि ये जनरल इलेक्शंस को करें। ये हमेशा कहते आते हैं कि इन्हीं ने जमहूरी तरीके से PTI को, हुकूमत को हटाया, जबकि हमें पता है कि कितनी गैर जमहूरी और गैर अखलाकी काम किए गए, पैसे देके खरीदे गए लोग। रमेश कुमार की मिसाल और उसके केस मेरे सामने मौजूद। पैसे किसके दिए गए? इन्होंने अपने जाती खजानों से नहीं दिए, टैक्स केयर पैसों से नवाजा है सियासतदानों को, डेवलपमेंट स्कीम्स देके, ग्रांट्स देके, और उनको इनके मिनिस्टर हजरात की रिकॉर्डिंग मौजूद है जिसमें कहते हैं कि जब डेवलपमेंट की स्कीम जब दी जाती है तो आधे पैसे जेब में जाते हैं। ये इस माशरे की खराबी दुरुस्त करना है, इसीलिए तो हम करप्शन के बादशाह करप्शन कर। अब हमने किया क्या ये चीफ मिनिस्टर का हक नहीं है कि वो रिकमेंड कर सके कि डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली? इन्हीं ने बदनीयती पे काम किया। पहली चीज, अगर आप आर्टिकल 137 को कहें, मैं पढ़ देता हूँ, यहाँ पढ़ दीजिएगा, ये सबका पढ़ा हुआ है, क्लियरली कहता है कि गवर्नर हैज टू बी कन्विंस्ड कि द चीफ मिनिस्टर हैज लॉस्ट मेजॉरिटी। वो कोर्ट किस चीज को कर रहा है? वो कोर्ट ये कर रहा है कि बाजवा के ऊपर जो स्टेटमेंट दिया था इमरान खान पे, उसके खिलाफ परवेज इलाही ने स्टेटमेंट दिया। उसके बाद जो मुंह ने चलाई 4 दफा मिला है इमरान खान से, उसके बारे में क्यों नहीं नोट किया? वेयर आर द प्रूफ्स? ठीक है, लेकिन उन्होंने साथ में एक और भी कोट किया था कि जो कैबिनेट मीटिंग में दरेशिक साहब के साथ चौधरी परवेज इलाही साहब की तल्ख कलामी हुई, जिसके नतीजे में फिर दरेशिक साहब ने एज ए मिनिस्टर इस्तीफा भी दिया। किसको ने इस्तीफा दिया? दरेशिक साहब ने, पंजाब कैबिनेट। चलिए, वो that doesn't mean that that's a party decision or anything। दोनों के पार्लियामेंट्री लीडर मौजूद हैं, सब कुछ मौजूद है। और इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर और पंजाब के अंदर खासतौर पे वो कॉन्स्टिट्यूशन की शिक इम्प्लीमेंट हुई है, सबको वो पता है कि फ्लोर क्रॉसिंग इज नॉट अ पॉसिबिलिटी। अगर परवेज इलाही कहते हैं उनके 10 साथ हैं और PTI के 180 के जो पार्लियामेंट्री लीडर हैं वो कहते हैं कि वो साथ हैं, तो शक किस बात का? पहले तो गवर्नर साहब ये साबित करें। दूसरी चीज, स्पीकर ने कहा कि गवर्नर हैज नो राइट टू गिव अ रूलिंग, तो वो चीफ मिनिस्टर को किस बुनियाद पे हटा रहे हैं गवर्नर साहब? भाई पहले तो स्पीकर को फारिग करें ना और कहें कि स्पीकर की रूलिंग गलत है। ये बड़ी अच्छी बात है। चीफ मिनिस्टर तो कह रहे हैं कि भाईजान असेंबली कन्वीन होती है और मैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं लेता, तब आप मुझ पे इल्जाम लगाते ना। ये कौन सा आपने आईनी तरीका इस्तेमाल किया कि स्पीकर ने कहा कि आपका हुक्म गलत है और हटा आप चीफ मिनिस्टर को रहे? क्या पाकिस्तान की जमहूरियत के साथ खिलवाड़ कौन खेल रहा है? तो नकवी साहब, आपने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लीजिए ना। चलें, पहले तो टाइम कम दिया ना, 21 तारीख। नहीं, मैं आपको समझाता हूं मैं क्यों नहीं लूंगा। मैं समझा सकता हूं कि क्यों नहीं लूंगा और आइंदा भी नहीं लूंगा इंशाल्लाह। और अभी भी जो है मैं जाऊंगा कोर्ट में और कहूंगा कि गवर्नर की रूलिंग गलत है। बात ये है कि जो मौका चुना है उन्हीं ने, हमने जब ये फैसला कर लिया कि डिसोल्यूशन के लिए जाने, हमें अपने MPs की जरूरत नहीं थी, वो एक सिर्फ लेटर जाना था। सो मेनी ऑफ देम आर आउटसाइड द कंट्री और वो दिन दे रहे हैं। अगर मैं ये कहूं कि जी ये सूरत हाल है और हमें 15 दिन चाहिए, तो वो कहेंगे कि जी भाग गए। तो हमने तो नहीं देना अभी। अब हमने कॉल दिया है, आएंगे सब कुछ। दोनों पार्लियामेंट्री लीडर का सिर्फ लेटर काफी होना चाहिए। The MPs cannot go against it. So the governor is wrong first. हमारे पूरी कौम को पता होना चाहिए कि ये क्या हो रहा है। अब जब ये सूरत हाल है, आप ये पूछेंगे आइंदा का लाएमल, पहला तो स्पीकर जो है वो चैलेंज करेंगे गवर्नर की रूलिंग को कि जी गवर्नर ने मुझे गलत दिया। एक तो उन्होंने सदर को खत लिख दिया, एक कोर्ट में भी जाएंगे। दूसरी चीज ये कि इस शिक को इस्तेमाल करते हुए
अगर ये हो जाएगा तो केयर टेकर सेटअप नहीं आता, गवर्नर की सावधानी पे कि वो चीफ मिनिस्टर को कंटिन्यू करने दें या किसी और को आने दें, ये राइट नहीं देना चाहते हम। इससे कि हमें पता है कि राणा सनाउल्लाह जैसे लोगों को ये बनाएंगे चीफ मिनिस्टर और फिर वो अपने गुल्लू भट्टों को रिहा करेंगे। अच्छा, मैं शाह साहब की तरफ जाने से पहले जरा क्विकली एक इस पे नकवी साहब, कल हमारी आबिद जुबैरी साहब से अली मुमताज साहब अपने उनको दिया था, जरा मुझे मुकम्मल करने दे बात। जी कीजिए। आपका सवाल जो है अभी भी आंसर नहीं हुआ। आपके सवाल ये था कि आइंदा का पीटीआई का लाए अमल क्या होगा। आइंदा का लाए अमल हमारा यही होगा कि हम इस प्रेशर को और बढ़ाएंगे और हम हर वो आईनी हर बार अपने पास इस्तेमाल करेंगे रिमेनिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन की जो और प्रेशर में आए, और हम इनको और एक्सपोज करेंगे अवाम के साथ कि ये बदनीयत लोग हैं, ये डिलीवरी नहीं दे रहे, ये नाअहल है। इसे कि ये जो हमें कहते थे ना हम नाअहल हैं, नालायक हैं, तो भाई तुम लायक लोग आए हो तो हमें जो दुरुस्त करो ना। सेम 7 महीने हो गए, तुमने अभी तक कोई कागज नहीं देखा कि हम सिर्फ इस तरह दुरुस्त करेंगे। ये 6 महीने मुश्किलात के, उसके बाद 7वें महीने से खुशहाली आनी शुरू हो जाएगी। क्यों कौम तुम पे भरोसा करे कि तुम आइंदा भी 6-7 माह में कुछ करे। अभी तक जो कौम को नजर आया वो सिर्फ एक बात नजर आई है, तुमने आए हो, तुमने सजाएं माफ कराई है, तुमने कानून तब्दील किया है। तुम्हारे वो लोग जो मुल्क से बाहर बैठे हुए थे, जो हलफ लेने नहीं आते थे, उनको बुला के तुमने फाइनेंस मिनिस्टर बनाया। वो जो जिसको एब्सकॉन्डर डिक्लेयर किया हुआ था हमारी अदालतों ने अपना पढ़वाया। ठीक है, आपकी आवाज कट रही है नकवी साहब। हम ब्रेक भी लेंगे, अभी शाह साहब से मैं बात करूं, फिर उसके बाद व्हेन वी कम बैक हम चाहेंगे कि जरा ये जो बीच में डिस्कनेक्शन आ रहा है, आपकी आवाज कट रही है, इसको भी हम प्रॉब्लम को रिजॉल्व करें। शाह साहब, आपको आगे आने वाले कुछ अरसे में चीज़ें सेटल डाउन होती हुई नज़र आ रही हैं, और अगर सेटल डाउन होंगी तो किस तरीके से होंगी? क्या किसी को इंटरवीन करना पड़ेगा? बिकॉज एज फार एज द पॉलिटिकल पार्टीज आर कंसर्न, वो तो आपस में कई मुलाकातें कर चुके हैं, लेकिन लग ये रहा है कि अभी भी वो उसी पॉइंट पर खड़े हैं जहां पर पहले थे। कोई आपस में किसी भी चीज़ पर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती हुई नज़र नहीं आ रही है। अली मुमताज साहब, बात यह है कि जिस पोजीशन में इमरान खान फंस गए हैं मेरे नजदीक, you see he wishes for a miracle now. He wants an act of nature to rescue him out of this. क्योंकि his hands are tied behind his back and he's facing the wall. मैं आपको ये बताऊं कि एक मुझे कल का ये मामला भी फिक्स लग रहा है टोटल। परवेज इलाही कैन नॉट गो फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली। ही हैज गॉट नो सपोर्ट इन द पब्लिक, ही इज डिपेंडेंट अपॉन इमरान। अब 2 रास्ते थे, या टेन्योर को प्रोलॉन्ग करते दोबारा तो 10 सीटों के साथ आना मुश्किल था। सो ही डिफाइड द पीटीआई चेयरमैन, और वो इमरान इस पोजीशन में थे कि ये भी इतलात थी को 10-12 बंदे बिक गए। लेकिन इसमें शाह साहब मैं यहां पर एक चीज ऐड कर दूं, फिर आप बात मुकम्मल कीजिएगा, कि अगर बिक भी गए हैं तो पीटीआई को तो इसका नुकसान इस तरह से नहीं है। ठीक है, टाइम आगे चला जाएगा, लेकिन इसके अलावा इसका नुकसान इस तरह से नहीं है कि कल हमने आबिद जुबैरी साहब से बात की, जो सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है। आबिद जुबैरी साहब का कहना है कि अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने में नाकाम होते हैं तो फिर गवर्नर दूसरी तरफ की जो पार्टी है उनसे कहेगा जी आप लें, और अगर वो भी नाकाम हो जाते हैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने में तो उस सूरत में फिर असेंबली को तहलील कर दिया जाएगा। तो पीटीआई को तो फिर इवेंचुअली इसका फायदा ही है, सिर्फ टाइम आगे चला जाएगा। नहीं, कोई फायदा नहीं है अली मुमताज साहब। देखिए, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में ये होता है कि परवेज इलाही ने नंबर पूरे करने, जो लोग एब्सटेन करते हैं बाद में उनके खिलाफ जो मर्जी एक्शन होता रहे, 10, 12, 15 बंदे एब्सटेन कर दें तो परवेज इलाही तो फारिग हो गए। ठीक है, अब जिन्होंने एब्सटेन करवाया है बंदे खरीद के, वो कैसे हार जाएंगे? दूसरी बात, तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, एंड आई डोंट वांट टू मिस इट आउट, ना मुझे को खौफ है कि जहां सियासतदानों के आपस में आज तक कौन सा मसला हल किया है? ये तो एक सड़क नहीं बना सकते मिलके, ठीक है जी। ये हर जो तबका फिक्र है उसमें यही पोजीशन है, एवरी स्पीयर ऑफ लाइफ। ये एक गली की नाली नहीं बना सकते बैठ के। मसला तो यहाँ गेम है सारी एस्टेब्लिशमेंट के पास, जिसका एक अहम रुकन जुडिशरी भी। अब अगर मैं इमरान खान की बात मान भी लूँ, मेरे दिल को भी लगती है कि जिस जगह बाजवा ने उनके साथ ज्यादती की, हालांकि मैं कहता हूँ लाए भी आपको वही थे, चले ज्यादती हो गए तो अब क्या हुआ? एस्टेब्लिशमेंट की जो पॉलिसी है वो मुझे कंटिन्यूटी में नजर आ रही है। डीजीसी वहीं बैठे हैं, जनरल फैसल डीजीआईएसआई अपनी सीट पर बैठे हैं, आजम स्वाति साहब अंदर हैं, उनकी बेल्स कैंसिल हो रही हैं, शहबाज गिल के खिलाफ पर्चे हो रहे हैं। राइट और रॉन्ग में इस डिबेट में नहीं जा रहा,
लेकिन पॉलिसी की कंटिन्यूटी है। उसकी वजह के इंस्टीट्यूशन के खिलाफ जो भी बात होगी वो शायद आप आर्मी स्पेयर न करे। और पीटीआई ने ये काफी उनके खिलाफ महाज बनाए रखा, अगरचे नवाज शरीफ ने भी बनाए रखा, मरियम ने भी बनाए रखा, लेकिन इस वक्त बात ये है, बात उस पार्टी की करें जो ऑपोजिशन में है। वो जो पीडीएम वाले हैं वो तो बैठे हुए हैं यार, लेजिटिमेसी हो ना हो, बेल्स पे हो, जिस तरह मर्जी हो, सारों पे केसेस हो, वो बैठे हुए हैं, दे आर लाफिंग इन माय ओपिनियन। गेम तो इधर है कि जो एक मेन एलाई था, जिसने जाहिर है, मैं क्या कहूंगा, 10 सीटों वाला चीफ मिनिस्टर बने तो क्या मोहब्बत इत्तेफाक से बनता है? नेवर। वो जाहिर है बार्गेन होती है, कुछ लोग उसे ब्लैकमेल भी कहते हैं। मैं कल की जो सिचुएशन है उसको भी मैच फिक्सिंग देख रहा हूँ। इमरान इस वक्त मेच्योरिटी का एक मुजाहरा कर रहे हैं कि बोल नहीं रहे ज्यादा। लेकिन मैं फिर आपसे एक बात कहूंगा कि जनाब ये यहाँ तक मामला क्यों आया को 15, 16, 20 दिन पहले ही असेंबली तोड़ देते, नहीं तोड़ी आज तोड़ दें खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली। आपके पास 250 आपकी नजर में शाह साहब ये डिले जो किया ये क्या ठीक था और क्यों किया डिले? जो खान साहब ने अनाउंस किया और फिर 23 तारीख अनाउंस की, ये तो इसी तरीके से था कि अगलों को आप बता दें कि हाँ जी उससे पहले जो करना है कर लो। नहीं जी, वो फेस सेविंग के लिए किया तो था, लेकिन ऐसी स्ट्रेटजीज लोग रिवील नहीं करते। एक्चुअली बुरा वक्त जब आया हो तो आपसे गलत फैसले हो जाते हैं। मैं इमरान खान से ज्यादा अक्लमंद नहीं हूँ, ना इमरान खान से ज्यादा बाखबर हूँ। एक रास्ता जो मुझे समझ आता है which can help him stage a comeback into the national political arena with a bang, वो ये है कि अभी भी इनके पास 400-450 सीटें होंगी दाएं बाएं हर जगह, सारे लेजिस्लेटिव हाउसेज में। गेट आउट ऑफ इट, गेट आउट ऑफ द सिस्टम, यू विल सी कितना स्टर क्रिएट होगा। Why is he not doing it? किसी की बात सुन रहे हैं, किसी की बात माननी पड़ी, अगर माननी पड़ी है तो उनकी सारी बातें माने, फिर उनके पास तो सारा कुछ है। आप 11 जनवरी की बात करें, यहाँ 9-10 को तोशा खाना केस में कोई पेशरफ्त होगी तो फिर क्या करेंगे? अभी जो बेटी है मुवैयना बेटी टिरियान, उसके केस में कोई पेशरफ्त होगी तो क्या करेंगे? आप किस सिलेक्शन की बात कर रहे हैं? ये तो मामला फिर चला जाएगा जुलाई अगस्त में जाके। Would you like to hold an election in July August? And if this government remains powerful as it is and as it is likely to be, तो क्या आपका ख्याल है ये इलेक्शन करवाएंगे वक्त के ऊपर? मैं फिर कह रहा हूँ, इमरान would like to have an act of nature to intervene to help him। और वरना अगर आप सियासत की बात करें तो इनके तो मोरे ठीक नहीं लगे हुए चेस बोर्ड के ऊपर। बंदे इनके ऐसे हैं जो मेरे ख्याल है रिपोर्टर पार्टी करते हैं, ही कैन नॉट ट्रस्ट एनीबॉडी राइट नाउ। और वो जिन बेचारों को ट्रस्ट कर रहे हैं उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी कोई नहीं है। दिस हैपेंस, ये नवाज शरीफ के साथ भी हुआ था, ये बेनजीर के साथ भी हुआ था। इमरान वही कुछ कर रहे हैं, उसी पोजीशन में है जो नवाज शरीफ और बेनजीर करते रहे हैं। देयर इज नथिंग न्यू फॉर मी, आई हैव सीन एवरीथिंग, आई एम एनालाइजिंग एवरीथिंग, तमाम वही चीजें हैं। और जहां तक बात है, आपने नैब की बात की, तो नैब तो होनी चाहिए, इस तरह की नैब नहीं होनी चाहिए जो जावेद इकबाल की थी या जो सैफुर रहमान का एहतसाब कमीशन था। आई वुड लाइक यू टू पीक डाउन द एलीज ऑफ हिस्ट्री, दे आर वेरी डार्क एलीज, यू नो। ये सारे ही मुलव्वस हैं इस चीज में। 50 करोड़ के तो चीजें कुछ नहीं यार, ये तो सारे बच बुझ जाएंगे जिन्होंने चोरियां की हुई हैं। PMLN विल नॉट बी द ओनली बेनिफिशियरी आउट ऑफ दिस, पीपल्स पार्टी भी नहीं होगी। और अगर हो भी जाए केस, आपने क्या कर लिया जरदारी साहब या नवाज शरीफ से? इमरान खान ने 1 रुपया रिकवर नहीं किया उनसे। बिल्कुल। पकड़ा किसको जिसके आगे पीछे कोई नहीं था, बजाय किससे रुपया रिकवर किया? आप सारा कुछ करते रहे, मजे लेते रहे हैं। You sat on the chessboard of the army। अब बहुत ज्यादा सपोर्ट आपको मीडिया से मजबूरी में मिल रही थी, हम मीडिया में नहीं। एंड आई एम सेइंग यू, मैं दोबारा कह रहा हूँ कि इमरान खान के खिलाफ मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सबके खिलाफ, सबके हक में बात करने वाला आदमी हूँ। ठीक ठीक। ये जो इस वक्त जो चेस बोर्ड पे इमरान बैठे हैं, आई थिंक इज नॉट प्लेइंग वेल एट ऑल। ही शुड रिजाइन फोर्थविथ, गेट आउट ऑफ द सिस्टम। उसकी लेजिटिमेसी चैलेंज करें। एंड आई एश्योर यू कि आर्मी भी और जजेस भी इस बात को बड़े गौर से देखेंगे। अगर ऐसा हो गया तो इमरान करेंगे कुछ नहीं, तो इनकी मदद कौन करेगा यार? बिल्कुल सही पॉइंट। लेकिन सर मैं आपकी इसी राय को, जब we've got to take a break away है, ब्रेक के बाद जब लौट कर आएंगे तो नकवी साहब के सामने रखूंगा कि why aren't you opting for this option as yet? इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। ब्रेक डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। राणा साहब, जो अभी मैंने साबिर शाह साहब से भी पूछा, क्या आपने इस सिनेरियो को, आई एम श्योर कि आपकी पार्टी के पास भी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, उस पर बात ज़रूर हुई होगी,
कि अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की तरफ जाते हैं चौधरी परवेज इलाही साहब, आज भी राना सनाउल्लाह साहब ने, ख्वाजा साद रफीक साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि जी एतमाद का वोट ले लें, मसला खत्म हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, उससे मसला खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर वो एतमाद का वोट लेने में नाकाम होते हैं और गवर्नर फिर आपको कहते हैं कि आप एतमाद का वोट लें और आप भी नाकाम हो जाते हैं, तो फिर असेंबली को तहलील करना पड़ेगा। और जैसा कि शाह साहब कह रहे थे कि अगर कोई एब्सटेन करता है तो वो बाद की फिर कार्रवाइयाँ होती रहती हैं कि जी चौधरी परवेज इलाही साहब को क्यों नहीं आके वोट डाला, और फिर उनको डी नोटिफाई करना या उनको डी सीट करना, ये मामला इलेक्शन कमीशन जाएगा, लंबा प्रोसेस होगा। वो तो ठीक है, चौधरी परवेज इलाही साहब की हद तक अगर वो एब्सटेन करते हैं तो उससे चौधरी परवेज इलाही साहब बतौर वजीर आला हट जाएंगे और फिर आपको कहा जाएगा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए। लेकिन आप उन लोगों के वोट अपने साथ शामिल नहीं कर सकेंगे जिनका ताल्लुक PMLQ से है और PTI से है, चूंकि वो अपनी पार्लिमानी पार्टी की जो डायरेक्शंस हैं उनके खिलाफ जा रहे होंगे। और जब आप भी कामयाब नहीं होंगे, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट की इस पर रूलिंग है कि आप उनके वोट्स को काउंट नहीं कर सकते और आपको वो वोट्स चाहिए होंगे सो एज टू बी सक्सेसफुल, तो फिर असेंबली तहलील हो जाएगी। नहीं, मैं भी समझता ऐसे होगा। मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस तो चीफ मिनिस्टर ने लेना है ना, ऑपोजिशन लीडर ने तो नहीं लेना। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस तो चीफ मिनिस्टर का होगा, और अगर वो नहीं साबित कर सकते कि उनके पास मेजॉरिटी है तो फिर चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन होगा। और नहीं, आप जुबैरी साहब से मैंने कल ये कहा, मैं आई यूज द वर्ड रन ऑफ इलेक्शन, जो आप बात कर रहे हैं मैंने वही लफ्ज इस्तेमाल किया, रन ऑफ इलेक्शन। तो उनका कहना था कि जी नहीं, वो फिर ऑपोजिशन जो अभी की ऑपोजिशन है उनसे कहा जाएगा जी आप एतमाद का वोट लें। अच्छा नहीं, अब क्योंकि मैं लीगल एक्सपर्ट नहीं हूं तो मुझे ये मेरी अंडरस्टैंडिंग तो यही है कि फिर चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन होगा। अगर देखें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो तो चीफ मिनिस्टर का होता है ना, या प्राइम मिनिस्टर का होता है। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मेजॉरिटी तो उसने दिखानी है अपनी जो है प्रीमियरशिप या चीफ मिनिस्टरशिप को रिटेन करने के लिए। तो मेरी ये अंडरस्टैंडिंग है। बाकी जो लीगल एक्सपर्ट कोई आपको इसके ऊपर जो है वो बेहतर गाइडलाइन दे सकते हैं। मेरा पॉइंट जो मैं मेक करना चाहता हूं, देखें इमरान खान साहब क्यों इलेक्शन जल्दी चाहते हैं, वो इसका जो वजह वो बयान करते हैं वो ये इसलिए करते हैं कि मईशत जो है वो बदहाल है और बुरे हालात हैं कि इतने के हम आएंगे तो फिर संभालेंगे कैसे। लेकिन ये जो क्राइसिस है डॉलर का, या ये जो IMF के साथ एक मिसट्रस्ट पैदा हुआ है, वो किन बेसिस पे हुआ है? वो आपका सर्कुलर डेट, आपका गैस सेक्टर के लॉसेस, जिसके जिम्मेदार इमरान खान साहब हैं, क्योंकि एक्सपोनेंशियली इनके दौर में ये चीजें इंक्रीज हुई, फिस्कल मिसमैनेजमेंट थी। तो कहने का मतलब ये नहीं कि तो वो इकोनॉमी पे तो वजह नहीं है, क्योंकि वो खुद उसके एक मिसमैनेज्ड इकोनॉमी उन्होंने 4 साल चलाई। तो ये वजह नहीं है। वजह एंड में यही आती है कि उनको शक है ना अहली का। उनको ये लगता है कि वो शायद अभी पॉपुलर हैं तो ताजे ताजे इलेक्शन हो जाएं। उनको ये शक है कि स्टेबलाइज आगे जाते हुए अगर हो जाती है, और इंशाल्लाह होएगी आपकी इकोनॉमी एक आधे महीने में या IMF के 9th रिव्यू मुकम्मल होने के बाद बेहतरी की तरफ हम जाएंगे, तो ये कुछ ना हो जाए। ये तो सुनते सुनते लोगों के कान पक गए हैं राणा साहब कि अभी फलां आएगी इमदाद तो फिर ये हो जाएगा, फलां आएगी तो ये हो जाएगा। नहीं, देखें बात ये है कि हम जो पैमाना जो है ना मईशत का अच्छे चलने का, हम वो रख रहे हैं कि जी शायद पेट्रोल अगर 150 पे आ जाए, या दुनिया में इस वक्त एक रिसेशन है। हम अकेला मुल्क नहीं है जो डॉलर लिक्विडिटी को जो है रिसेशन के बारे में तो इतलात हैं कि अगले साल और ज्यादा हो जाना इंटरनेशनली, तो डेफिनेटली तो और टफ हो जाएंगे हालात। तो हालात टफ। अभी अच्छी इकोनॉमिक मैनेजमेंट ये है कि आप इस इकोनॉमी के अंदर जो है अपने ओवर एक्सपेंडिचर को कम करें, लिव विद इन योर मींस, सर्कुलर जो डेट है इसको रोकें, आप जो है अपने फिस्कल डिसिप्लिन के अंदर रहें। तो ये मामलात हैं। आपको चाइना की भी जरूरत होगी, सऊदीया की भी होगी, IMF की, IFIs की भी होगी। तो ये सारे मामलात जो हैं इन्होंने मिसमैनेज किए अपने दौर में। तो इकोनॉमिक सोल्यूशन तो ये PTI आपको कोई नहीं दे सकती। तो फिर ये मसला क्या है? मसला इक्तदार का है। और मसला ये जो कह रहे हैं कि असेंबली डिसॉल्व कर लें, देखिए मसला इनकी पर्सनल सियासत है, वरना 8 महीने रह गए। 8 महीने में क्या जल्दी है? नहीं, लेकिन साहब आपके लिए अगर आप अभी इलेक्शंस करा देते हैं और आप जीत जाते हैं तो 5 साल आराम से इख्तिदार करें, हर तरह की पॉलिसी मेकिंग भी होगी, प्रोजेक्ट्स भी बनाए जाएंगे, इनिशिएट होंगे। अभी तो ये है कि 50-50 सिचुएशन है। टेक्सटाइल वाले अलहदा परेशान हैं, वो कह रहे हैं जी हम अपने यूनिट्स बंद करने पर आ गए हैं, लोगों की LCs नहीं खुल रही हैं। मैं आपको एक टेक्सटाइल के ऊपर एक बात सुन रहे हैं अली मुमताज साहब। टेक्सटाइल वालों को हमने 20 रुपए की बिजली दी, हैवी सब्सिडी दी बिजली के ऊपर, $9 की हमने उनको गैस दी। अब अगर अमेरिका के अंदर
जो है वो डिमांड कम हो गई है टेक्सटाइल की, क्योंकि वहां रिसेशन है और वो ऑर्डर पाकिस्तान में कम आ रहा है, तो अमेरिका का तो हल हमने नहीं करना ना। तो हमें रियलिटी में रहना है कि रियलिटी के अंदर दुनिया एक क्राइसिस से गुजर रही है जिसका इम्पैक्ट हमारी एक्सपोर्ट पे पड़ रहा है। तो ये सारे मामला क्या अगर पीटीआई आएगी तो अमेरिका के जो जो कंज्यूमर की परचेजिंग पावर है वो बेहतर कर देगी पीटीआई, या यूके के कंज्यूमर की परचेजिंग पावर वो बेहतर कर देगी कि वो एक्सपोर्ट ऑर्डर देना। तो ये हमें रियलिटी में रह के डिसाइड करना है कि इकोनॉमी जो है वो किस तरफ जा रही है, या किस वक्त क्या सोल्यूशन रिक्वायर्ड है, या क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए हुकूमत से कि वो किस तरह की इंप्रूवमेंट ला सकती है, या क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। तो उसमें रहते हुए हम समझते हैं कि इस क्राइसिस को का जो हल है वो 9th रिव्यू है आईएमएफ का, और हम इंशाल्लाह उसको कामयाबी से करेंगे। क्राइसिस है लेकिन हम उसको मैनेज कर रहे हैं। अब कहने का मतलब आप इस, और अभी हम समझते हैं कि इलेक्शन नहीं होना चाहिए क्योंकि ये आपकी इकोनॉमी अफोर्ड नहीं करती है। 8 महीने हमें स्टेबिलिटी से चलाने दें। 8 महीने बाद ये जाहिर होता है राना साहब कि आप इकोनॉमी के जी। नाम पर इलेक्शंस अक्टूबर में भी नहीं करवाएंगे 2023 में। आप कहेंगे जी इकोनॉमी की सिचुएशन ऐसी है, वर्ल्ड में रिसेशन है, हालात ये हैं वे हैं। किस कानून से नहीं कराएंगे? कौन सा कानून ऐसा मौजूद है मुझे बता दें जिसके तहत ये हुकूमत जो है वो एक्सटेंशन ले लेगी। फाइनेंशियल डिबेट कर लेते हैं। फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात, फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात हो रही है ना। नहीं तो फाइनेंशियल इमरजेंसी के तहत हम इलेक्शन जो है वो 6 महीने के लिए मुलतवी मेरा तो नहीं ख्याल कर सकते। इलेक्शन तो टाइम पे होंगे। नहीं लेकिन आप ही की पार्टी की तरफ से ये स्टेटमेंट्स आती रही है मुख्तलिफ लोगों की तरफ से कि फाइनेंशियल इमरजेंसी भी लगाई जा सकती है और लगाने की सूरत में 1 साल मामला और आगे खींचा जा सकता है। और यही तो डाउट्स हैं कि आप अभी भी जिस तरह देखें ना कि हम इलेक्शन इसलिए नहीं करा सकते कि हमारी इकोनॉमी ऐसी सिचुएशन पे खड़ी है कि हम इलेक्शन नहीं करा सकते। नहीं देखें, इलेक्शन अपनी मुद्दत पे होना चाहिए और मैं समझता हूं कि ये जो बातें हैं इसको फिर हमें स्टडी करना पड़ेगा, आपको भी मुझे भी, कि ये इसका क्या आईनी पॉसिबिलिटीज हैं, इसके लिए कोई अमेंडमेंट चाहिए, कोई लेजिस्लेशन। मैं इस पे राना साहब अभी सोच रहा था कि आपसे कहूं कि आपकी पार्टी की लीडरशिप इस पर एक अंडरटेकिंग दे दें। फिर अंडरटेकिंग की बात आती है तो मुझे वो शहबाज शरीफ साहब की अंडरटेकिंग याद आ जाती है जो उन्होंने नवाज शरीफ साहब के जाते हुए दी हुई है। तो मैंने फिर वो कहते कहते रुक गया, लेकिन फिर मैंने आपको बता दिया कि ज़हन में चल रहा था मेरे, जब आप कह रहे थे कि जी क्यों नहीं होंगे, अंडरटेकिंग से मांग भी लें तो नहीं बात बनेगी। मेरा नहीं ख्याल ये मुमकिन होगा कि आप एक्सटेंड कर सकें। नकवी साहब आपने साबिर शाह साहब की राय सुनी। ये साबिर शाह साहब ने जो राय दी है ये सिर्फ शाह साहब नहीं और भी हमारे जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो भी यही सजेस्ट कर रहे हैं कि खान साहब के लिए तो इस मौके पर जैसा कि ये कहा जा रहा है कि जी खान साहब ने एक्सपोज कर दिया, ये जो दिन दिए 5-6 दिन, इसमें मजीद लोग, मजीद चेहरे खुलकर सामने आ गए। तो मैंने तो खैर उनसे ये कहा भी था 1-2 रोज़ पहले कि जी खान साहब इसी काम पर क्या लगे रहेंगे कि बेनकाब करते रहेंगे लोगों को, कभी किसी को कभी किसी को। तो अभी आपकी जो सिचुएशन है उसमें आप अगर केपीके को डिसॉल्व कर दें, सिंध असेंबली से इस्तीफे दे दें, बलूचिस्तान से दे दें, कौमी असेंबली के आपने दिए हुए हैं वो भी चलें, राजा परवेज अशरफ साहब कहते हैं एक एक करके सब आएँ वो भी चले जाएँ, पंजाब की असेंबली से भी आप इस्तीफे दे दें, तो फिर भी आपके लिए एक सिचुएशन डेवलप हो जाएगी। और इस तरह से चौधरी परवेज इलाही साहब की तरफ से जो आपसे मुतालबात किए जा रहे हैं कि जी प्रोविंशियल सीटें 30 दे दें, कौमी में 20 दे दें, उससे भी निजात मिल जाएगी। देखिए पहली चीज ये है कि अगर ये लोग सब इतने अच्छे सियासी ब्रेन्स होते ना तो ये अपनी सियासी जमातें बना दे। अभी साबिर शाह साहब ने कहा कि सियासतदान तो कख हल नहीं कर सकते। मुझे निहायत अफसोस की बात से कहना पड़ता है, यही रवैया है जिसकी वजह से सियासतदानों की तजलील करते हैं आप लोग। जब फौज को ये फैसले करने हैं, इस्टेब्लिशमेंट कौन है? वाई इज द आर्मी हो, जो कि डिफेंस सेक्रेटरी के अंडर होनी चाहिए, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, आपने उसको सर पे बिठाया हुआ है। इस्टेब्लिशमेंट का मतलब ब्यूरोक्रेसी नहीं है इस वक्त। इस्टेब्लिशमेंट का मतलब फौज का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। और ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है, इसके साथ 27 लेफ्टिनेंट जनरल क्या है, बाकियात हैं बाजवा की, और उसके साथ नीचे जितने ब्रिगेडियर हैं वो भी सारे अपॉइंटेड हैं बाजवा के। कौन आदमी एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये एकदम से डॉक्ट्रिन चेंज हो जाएगा? लेट्स गिव हिम सम टाइम। हर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपना स्टैंप लेके आता है। जो आदमी 6 साल छोड़ के जाता है उसकी जितनी इज्जत हुई है और पजीराई हो रही है वो सबको पता है। जी शाह साहब था वो बाजवा था। अच्छा, जो साहब कह रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि जो चीफ मिनिस्टर हटेगा। नकवी साहब
आपकी आवाज दोबारा से कट कट बुनियादी के आ रही असूल है। अगर मान लेंगे तो पेरेंट हो गया है। कोई एमपी अपनी पार्टी, हाँ जी, प्रोसेस ये है कि इलेक्शन का दुराया, लेकिन ये अब ट्रांसपेरेंट हो गया है। कोई पार्टी वोट नहीं कर सकती अपने पार्लिमानी लीडर की इंस्ट्रक्शंस के अलावा। चलिए जी, परवेज इलाही एब्सेंटीज्म की वजह से नहीं जीते वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, अब दूसरे को वो अगर कहते कि नहीं वोट करना और पीटीआई कहते नहीं वोट करना, तो वो भी हार जाएगा, इसलिए कि इनके पास अच्छा अपनी नकवी पार्टी साहब, मैं में चाहूंगा आप यहीं से बात को 186 कंटिन्यू करें। हम वोट ब्रेक नहीं लेते हैं ताकि ये जो फिर- आपकी आवाज कट रही है और ये विजुअली भी ठीक से नहीं आ रहा है, हम ब्रेक लेके वापस आते हैं। फौरी तौर पे व्हेन आई रिटर्न आई विल कम बैक टू यू जी। एक ब्रेक लेते हैं जी, सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक जी। नकवी साहब अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा प्लीज। जी, तो मैं ये कह रहा था कि ये जब भी इलेक्शन होगा उसके अंदर भी हर पार्टी को अपने अपने नॉमिनी को वोट देना पड़ेगा, तो ये इलेक्शन जीतेंगे कैसे? फिर भी दोबारा यही आएगा डिसोल्यूशन के लिए। सो वी विल वेट फॉर दिस प्रोसेस टू बी कंप्लीटेड। हम पंजाब को साथ डिसॉल्व करेंगे। केपी के ऊपर हमारी डिबेट चल रही है। देखिए, बैकडोर चैनल्स पे बातचीत चल रही थी, किसके साथ? और बैकडोर चैनल्स पे बातचीत चल रही है, इससे कि कौम के लिए क्या बेहतर है। फेडरल गवर्नमेंट मुल्क के साथ किसके साथ चल रही है नकवी साहब? जी, डायरेक्ट पीडीएम के लोगों के साथ चल रही है, थ्रू द प्रेसिडेंट चल रही है। दिस इज पब्लिक फैक्ट, में कोई नई बात तो अच्छा, आई नहीं थॉट कि है। शायद एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी चल रही है। मैंने एस्टैब्लिशमेंट के साथ नहीं चल रही। मुझे तो नहीं पता कि एस्टैब्लिशमेंट से कोई डायरेक्ट पार्टी, इससे कि हम कोई सीक्रेट कॉन्टैक्ट्स नहीं रखना चाहते। हम जो बात कर रहे हैं वो ओपनली कर रहे हैं। वैसे होना नहीं चाहिए नकवी साहब, क्योंकि खान साहब ने कहा है कि एस्टैब्लिशमेंट एक हकीकत है, तो जो हकीकत हो उस हकीकत से मुंह तो नहीं मोड़ा जा सकता। देखिए, मैं आप जो दुरुस्त कह रहे हैं, बुरी आदतें जाते जाते टाइम लगेगा, लेकिन उसको प्रमोट नहीं करना चाहिए। अगर अभी उनके पास जाके फिर ऑफिशियली बात करेंगे, फिर वो होगा, या तो आ जाए वो मान ले कि जी हमारा रोल है, हम फिर उनके पास बैठते हैं जाके ट्रांसपोर्ट। लेट्स द कंट्री फेस द ट्रूथ, लेट द आर्मी चीफ से सो कि वी वांट टू प्ले अ रोल इन द पॉलिटिक्स ऑफ दिस कंट्री व्हिच इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। इज ही विलिंग टू से सो? अगर वो हकीकत है, नहीं कहेंगे। और हम यही चाहते हैं कि हमें हकीकी आजादी आइए, हमें जो जिसका रोल है वो बताए क्या रोल है। ये पीछे से डुगडुगी न हिलाएं। डोंट मेक अस पॉलिटिशियंस पपेट ऑन अ स्ट्रिंग। ये बड़ा क्लियर कट है। देखिए, कौमों की जिंदगी के अंदर क्या होगा, इख्तिदार नहीं मिलेगा ना, कौम सही रास्ते पे चल जाए। ये इस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का सबसे बड़ा फर्ज है कि फौज के जर्नलों और अवाम के दरमियान जो खलीज पैदा हो गई है उसको खत्म करे। और वो सिर्फ उसी सूरत में हो सकता है कि जब ये इत्मीनान बहाल हो जाए कि फौज कोई गलत काम नहीं कर रही, फौज के मैनेज जो है वो जो मैनेजमेंट है वो ट्रांसपेरेंट है। ये नहीं है कि अपनी अरबों अरबों रुपए की प्रॉपर्टियां बनाएं, करप्शन में इंडल्ज करें। ठीक है, फौज खुद उनका एहतसाब करे। हम ये नहीं कहते कि सिविलियन कोर्ट्स में उनका एहतसाब होना चाहिए, लेकिन एहतसाब कहीं तो हो। कोई शख्स भी अब अकाउंटेबिलिटी नहीं होना चाहिए, चाहे वो जज हो। इफ्तिखार चौधरी का और अरसलान का एहतसाब होना चाहिए था अगर जुडिशरी है। ये नहीं है कि आप इख्तिदार में बैठे हुए हैं तो आप जो है अपने लिए ऐसे ऐसे कवानीन बनाते रहें कि आप अबव द लॉ हो जाए। कोई शख्स को अबव द लॉ नहीं होना चाहिए अगर पाकिस्तान को तरक्की होना चाहिए। अगर इमरान खान साहब ने कोई गलत काम किया है तो ठीक है, उनको सजा होगी जो होगी। और यही लेकिन नकवी साहब, आपको नहीं लगता है कि खान साहब ने जिस तरह फैसला जो 28 मार्च को तहरीक अदम एतमाद पंजाब में जमा हो गई थी, और तब भी कुछ ये राय थी कि जी देर हो गई, और अब भी जो वक्फा दिया गया उससे भी बज़ाहिर देर हो गई, और ये फिर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस और तहरीक अदम एतमाद आ गया, तो कुछ लोग ये कहते हैं कि खान साहब को लेकर तो यही ज़हन में आता है कि कुछ हमेशा देर कर देता हूं मैं, तो बजाय इसके कि मजीद देर हो। खान साहब की सबसे बड़ी खुसूसियात क्या है? सबसे बड़ी खुसूसियत ये, वो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है, पाकिस्तान उनके लिए सबसे ज्यादा अहमियत रखते हैं। दूसरी सबसे बड़ी खूबी उनकी ये है कि उनके पास गरीबों का दर्द है, और उसकी कितनी मिसालें दूं, शौकत खानम दूं, नमल दूं, तहरीक इंसाफ, लफ्ज पार्टी के लिए जो है वो इंसाफ वो दूं। उन्होंने क्या किया? उन्होंने
लॉन्ग मार्च की मई को उसके साथ जो हशर किया गया लाहौर के अंदर ही, छोड़िए इस्लामाबाद में क्या हुआ, वो वीडियो क्लिपिंग दिखाइए, गुल्लू भट्टो ने क्या किया। एक सेकंड यहीं पर मैं जरा, राणा साहब, वो जो उस वक्त आईजी थे पंजाब के, उन्हीं को दोबारा आईजी नहीं लगा दिया गया जो 25 मई को आईजी पंजाब थे? मुझे नहीं आइडिया, अगर वही लगे तो 25 मई को जो लगे, मुझे इस चीज का आइडिया नहीं है। जी जी नकवी साहब, मैं इसको जरा मुझे कंफर्म कर लेता हूँ। अच्छा जी, आगे जी चलिए, 25 मई को भी अगर सारे कवानीन तोड़ के आगे जाया जाता और क्या होता, खून खराबा होता। फिर कहा गया कि जी IMF के साथ डील होने दें, इससे कि कोई भी हुकूमत आएगी, केयरटेकर सेटअप आएगा, कुछ भी आएगा, ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हमने कब तक इंतजार किया दोबारा मूवमेंट शुरू करने का? अक्टूबर तक। उस वक्त सिर्फ जलसे करते रहे। अक्टूबर के बाद हमने लॉन्ग मार्च की डेट देनी शुरू की। हम लॉन्ग मार्च के लिए जब निकले पहली दफा, तो जो क्या हुआ रास्ते में, जो हुआ वो सब कुछ आपको पता है, मैं वो नहीं दोहराना चाहता। अब हमारे पास रास्ता क्या था उस दिन? लोगों की तादाद कम थी, जाइए, लोगों की तादाद बेतहाशा थी। मेरे पास दो रास्ते थे, मेरी जमात के पास दो रास्ते थे, मेरे चेयरमैन के पास दो रास्ते थे। उस हजूम को कहते कि चलो श्रीलंका करते हैं, क्या होता नतीजा? और अगर वो नहीं किया तो वो अमन पसंदी आइन की राह इख्तियार करने का उन्होंने अगला लाए अमल दे दिया कि मैं इस सिस्टम का हिस्सा नहीं बनना चाहता और उसकी तारीख दूंगा। और वो क्यों दे रहे थे? इसके इस मुल्क के लिए जरूरी है कि सारे इलेक्शंस एक साथ हो जाए, इसके इसके अंदर जो इस कॉन्स्टिट्यूशन के फ्लॉज हैं वो उजागर हो रहे थे। अब पूरी कौम को इस बात के ऊपर गौर करना होगा कि क्या इस मुल्क के मफाद में है कि सूबाई इलेक्शन और कौमी इलेक्शन के दरमियान फर्क हो सकता है या नहीं हो सकता। हमारी पार्टी की राय ये है कि इसको साथ होना चाहिए। लेकिन उससे ज्यादा बुरी चीज जो है, हमें ये पता है कि सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा तो मुल्क की मईशत सही नहीं होगी। और सियासी इस्तेहकाम लाने का मैं शाह साहब की तरफ जाने से पहले नकवी साहब ये बताएं, आप चौधरी परवेज इलाही साहब के साथ उनको अपने साथ लेकर चलना चाहते हैं? उनसे कोई मूड नहीं है अलहदा होने का? देखिए, बड़ी सीधी सीधी बात यह है कि वन गुड डीड डिजर्व्स अनदर। हमने तो ऐसों के साथ भी हाथ मिलाया जिनकी हमने 22 साल मुखालफत की MQM के साथ। क्यों? इससे कि हमारे पास दूसरा ऑल्टरनेट क्या था? PPP, चोरों को बादशाह, PMLQ उनके शहंशाह, PMLN उनके शहंशाह। क्या बात है? You always have to in democracy choose the lesser of the evils. You will never find the perfect fit. ठीक, राणा साहब, I'll come back to you जी। मैं जरा शाह साहब की तरफ, शाह साहब, इकोनॉमी के मामलात को आप बड़े अच्छे से समझते हैं। ये जो अगले साल जो वर्ल्ड ओवर भी सिचुएशन डेवलप होनी है, रिसेशन की बातें भी हो रही हैं कि रिसेशन, उनसे राब्ता मुनक़ता हो गया जी। राणा साहब आपकी तरफ आता हूँ। राणा साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे फिरदौस शमीम नकवी साहब की कई भी बात पर जी। देखिए, सारा मसला ये है कि 8 महीने बाद तो मुल्क में इलेक्शंस हो रहे हैं, चारों सूबों में और वफाक में इलेक्शंस हैं, तो आप इंतजार कर लें। ये सारा 4 महीने इलेक्शन पहले क्यों कराना चाह रहे? एक मैंने आपको पहले भी तो मौक़िफ़ यही था, तो नहीं, ये सिर्फ ये मईशत की बात है ही, बात उनकी अपने, आपने बड़ा आपको टाइम दिया। मसला सिर्फ पर्सनल, मसला सिर्फ क़यादत में आने का है। मसला है कि अब मेरे खिलाफ कोई नाअहली का जो है वो केस जो है वो आगे ना बढ़ जाए। मसला है कि उनको लगता है अभी पॉपुलर है, अभी करा दें। तो इस बुनियाद पे अगर इलेक्शन आप इनको पहले दे देते हैं और फिर इनसे 6 मिसाल के तौर पे इनकी हुकूमत आ जाती है और 6 महीने में ये परफॉर्मेंस नहीं कर पाते, नहीं 150 रुपए या 100 रुपए का पेट्रोल करते, तो क्या उस वक्त की ऑपोजिशन जो है वो फिर इलेक्शन, आप कहेंगे कि इलेक्शन करा दो, मीशत नहीं चल रही तो इलेक्शन करा दें, हमारी डिमांड है, इनसे ये फेल हो गए? ये नहीं हो सकता ना। इन्होंने 3.5 साल जब ये हुकूमत में थे, इन्होंने इलेक्शन नहीं दिया। हम इलेक्शन मांगते थे, नहीं दिया इलेक्शन। आज हम एक आईनी तरीके से आए, 8 माह की है टेन्योर, उसको होने दे मुकम्मल। तो इट इज एज सिंपल एज दैट। इनका मकसद, इनके मकासद जो हैं अपने केसेस हैं। इनका मकसद जो है कि मेरे नाअहली ना हो जाए, मेरे और केसेस, मेरी करप्शन ना लोगों के सामने आ जाए जो 4 साल में हुई, ये इकोनॉमी स्टेबलाइज ना हो जाए,
ये लोग जो हैं, यानी कि ये इनका मकसद है, इसके अलावा और कोई मकसद अभी तक आपको कोई करप्शन निकली घड़ी के अलावा? वो फॉरेन करप्शन फंडिंग नहीं का है। केस एक मैसिव है। अब उसके अलावा $250 मिलियन की जो मनी लॉन्ड्रिंग इन्होंने जो माफ की उसके ऊपर है, और दीगर केसेस हैं, इन्वेस्टिगेशन हो रही है। फर्क सिर्फ ये कि हम इनको एसेट बियॉन्ड मीन पे अंदर नहीं कर रहे काले कानून के तहत। पहले पूरा केस तैयार होता है, उस पर इन्वेस्टिगेशन होती है, उस पर टाइम लगता है और फिर केस खुलता है। ये फर्क है, ठीक। वरना अगर वही काला कानून नैब का होता तो सारे ये जेलों के अंदर होते। ठीक। शाह साहब, आपसे राब्ता दोबारा हमारा बहाल हो गया। इकोनॉमी को लेकर आप बखूबी समझते हैं कि सिचुएशन कहां पर खड़ी है और अगले साल क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्या आपको लगता है कि सिचुएशन बेहतर हो जाएगी, जैसे कि अभी राणा साहब कह रहे थे कि जी IMF से मजीद हमें इमदाद मिलेगी तो उसके बाद कुछ हालात बेहतर होंगे? देखिए अली मुमताज साहब, आप एक लोन बेस्ड इकोनॉमी है और सारी उम्र से ऐसे ही है ना। आप एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी है, ना आप इंपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है। आपका काम है जियो स्ट्रेटेजिक रेंट लेने, कभी ग्वादर के चक्कर में, कभी वी आर द गेटवे टू सेंट्रल एशिया, वी आर अ न्यूक्लियर पार्क, ओ वी आर थ्रेटन्ड बाय तालिबान एंड ऑल दिस। आपको पैसे मिलते रहे कभी आप सोवियत इन्वेजन में हेल्प करते रहे, कभी 9/11 के चक्कर में मिलते रहे। ये आपकी कहानी है। आपकी इकोनॉमी क्या इकोनॉमी? और अगर जो थोड़ा बहुत अब $30 अरब एक्सपोर्ट करते हैं लोग। देखिए पहली बात तो ये कि मैं भी पढ़ रहा था कि चाइना का बजट डेफिसिट $1.1 ट्रिलियन हो चुका है। एंड डू यू नो व्हाट इट मींस? दिस मींस दे आर प्लंजिंग इनटू अ रिसेशन। सेम इज द केस विद अमेरिका, जहां पे रिसेशन कम डिप्रेशन लग रहा है मुझे। डिप्रेशन भी महसूस हो रहा है कि ये भी जो मुल्क है, ये भी इसकी भी जो पोजीशन है, मैक्रो माइक्रो जो इंडिकेटर्स हैं अच्छे नहीं है। सेम गोज फॉर यूरोप, जहां एनर्जी क्राइसिस आपको नजर आएंगे और 1 महीने तक और 6 महीने तक बहुत ही बुरी तरह वो इसमें। ये आपकी एक्सपोर्ट मार्केट्स हैं। अगर वहां पे इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन या स्टैगफ्लेशन होती है, वेयर डू यू स्टैंड? यू स्टैंड नोवेयर। यू स्टैंड नोवेयर। आप माल कहाँ बेचेंगे? उनकी तो परचेजिंग पावर में इशू है। फिर वो जो अपनी रोटी पूरी कर रहे होंगे, तो पेरिस क्लब के मेंबरन हो या IMF हो, ये आपको कहाँ से कर्जा देंगे? आपको तो बड़े टफ सवाल पूछेंगे। आपका तो टैरिफ बिजली का कहाँ ले जाएंगे, गैस का? आपके पास पेमेंट्स के पैसे नहीं है जो आपने 15-20 दिन में करनी है, उसके बाद भी पैसे नहीं है एनर्जी के। आपका टेक्सटाइल सेक्टर, इट इज गॉन डाउन। बड़ा स्टीप उसकी प्लंज हुई है, बड़ा बुरा हाल है टेक्सटाइल का। सेम गोज फॉर लेदर। रियल एस्टेट में मूवमेंट नहीं हो रही बिल्कुल। चंद लोगों को रोटी मिल रही थी, अगर से नॉन प्रोडक्टिव सेक्टर इन मेनी वेज डज नॉट एम्प्लॉय मेनी पीपल, बट स्टिल 4 लोगों को रोटी मिल रही थी, कोई थोड़ी बहुत हिलजुल थी। यही हाल आपके बाकी सेक्टर्स का है। अब डेवलपमेंट नहीं होगी तो सीमेंट क्या करेगा? हाउसिंग सेक्टर आगे नहीं जाएगा तो सीमेंट इंडस्ट्री क्या करेगी? यू नो, आई कैन राइट अ बुक ऑन इट एनी डे, एनी आवर, एंड आई कैन स्पीक 1 आवर एट लेंथ ऑन इकोनॉमी। आपका वही मसला है, एंड आप डिफॉल्ट होने के करीब आएंगे, कहीं ना कहीं से आपको पैसे मिल जाएंगे। यू डू नॉट अर्न एनीथिंग। यू डू नॉट अर्न एनीथिंग। रेमिटेंसेस जरा डाउन होंगे तो आपका करंट अकाउंट डिपॉजिट कहाँ चला जाएगा? $48 बिलियन का मेरा ख्याल है फर्क है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का, जो आपका जो ट्रेड वॉल्यूम है। बैलेंस ऑफ पेमेंट आपके एडवर्स हैं। आप बजट डिफिसिट आपके कंट्रोल में नहीं है। आपकी जो टैक्स बेस है वो श्रिंक हुई है। ठीक है। बिफोर वी क्लोज, साबिर शाह साहब, वन क्विक क्वेश्चन। क्या आप समझते हैं कि द वे फॉरवर्ड शुड बी लाइक हाउ इट वाज डन इन इंडिया, आई बिलीव व्हेन मनमोहन सिंह साहब वाज द प्राइम मिनिस्टर, कि जी इंडिया से बाहर, इंडिया के अंदर बाहर से कुछ नहीं आएगा, तो वही हमें करना होगा टू क्लोज ऑल द बॉर्डर्स, के बाहर से कुछ ना आए, पाकिस्तान में ही बने, पाकिस्तान में इस्तेमाल हो? यार ये तो वो नॉर्थ कोरियन मॉडल है, ये यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। यू बहुत सारी चीजें, तेल मंगवाते हैं बाहर से, आप बना लेंगे तेल, ये जो एडिबल ऑयल है, उसके बाद आप ये गाड़ियों में डालने वाला पेट्रोल, एनर्जी आप कैसे करेंगे? आपके पास तो गैस भी नहीं है। उस मॉडल पे तो आप तबाह हो जाएंगे यार। तो या तो फॉलो करना, तो देखें नॉर्थ कोरिया वाले जी रहे हैं, इज्जत से जी रहे हैं, ईरान जी रहा है, क्यों जी रहे हैं? उनके मॉडल को फॉलो करें। आप यहाँ पे डॉलर की रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, डॉलर 10 रुपए ऊपर चला जाता है। आप यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे, पैसे वाला हिट होगा, वो अपना पैसा छुपा लेगा, वो नीचे उसका इफेक्ट ट्रिकल डाउन नहीं होगा, पैसा नीचे तक नहीं आएगा। गरीब आदमी फिर क्या करेगा? क्राइम बढ़ेगा और क्या होगा? मुझे बताएं क्या होगा? स्ट्रीट क्राइम बढ़ेगा। किसी थाने में चले जाए, फर्स्ट टाइम क्रिमिनल्स की तादाद 70% से ज्यादा है। ये मैं आपको अपनी नई रिसर्च बता रहा हूँ आपको। फर्स्ट टाइम क्रिमिनल्स की तादाद 70% से ऊपर।
पुलिस आपकी चोरों से भरी हुई है, आर्मी को आप कहते हैं आर्मी शुड डू दिस, बट इट डजंट डू दैट ना। आप शुड का लफ्ज क्यों इस्तेमाल करते हैं? इट डजंट डू दैट। ठीक है साबिर शाह साहब, I've got to round it up जी। प्रोग्राम का टाइम हमारे पास अब खत्म हो गया, काफ़ी देर से मुझे कहा जा रहा था। आई थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राना एहसान अफजल साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और फिरदौस शमीम नकवी साहब, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो वंस अगेन। एंड ड्यू टू सर्टन टेक्निकल रीजंस जो कि शायद आपके एंड से थे, आपसे कुछ देर बीच में रब्ता हमारा नहीं हो सका, फॉर दैट आई अपोलोजाइज। मुझे अली मुमताज़ को जी आज के प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।